गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल का जो टॉपिक आपने देखा, हमने महाद्वीप व महासागरीय वितरण है जिसमें एक बिंदु अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और कल का बिंदु आपने देखा प्लेट विवर्तन सिद्धांत, जिसके अंतर्गत जो भी पृथ्वी पर विद्यमान जो 7 प्लेटें, मुख्य प्लेटें और गौण प्लेटें कहाँ है, किस रूप में विस्तार है, इन सब का हमने कल के वीडियो तक अध्ययन किया। उम्मीद है आपको ठीक प्रकार से समझ में आ रहा होगा। आज का अपना बिंदु है वायुमंडलीय परिसंचरण व मौसम प्रणाली। वायुमंडलीय परिसंचरण का मतलब आप समझते हैं, वायुमंडल का अभिप्राय होता है हमारे चारों ओर विद्यमान वायु का आवरण और उस वायु का जो परिसंचरण है, प्रवाह है, वह प्रवाह किस प्रकार से होता है। देखिए, मुख्यतः वायु गर्म होकर तो क्या करती है, फैलती है, और यही वायु ठंडी होकर के क्या करती है, सिकुड़ती है। ये वायु की प्रकृति है कि वायु गर्म होकर के फैलती है और ठंडी होकर के सिकुड़ती है। यहाँ पर ये बात इसलिए बता रहा हूं मैं कि ऐसी स्थिति के अंतर्गत वायुमंडलीय जो दाब है, इस वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत क्या उत्पन्न होगी, भिन्नता की स्थिति उत्पन्न होगी। भाई, वायुमंडलीय जो दाब है, वायुमंडलीय दाब में भिन्नता उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि वायु गर्म होकर के फैलती है और ठंडी होकर के जो वायु है, यह वायु सिकुड़ती है, जिसके कारण से वायुमंडलीय जो दाब है, इस वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत किसकी स्थिति होती है, भिन्नता की स्थिति होती है। और ये वायुमंडलीय दाब में जब भिन्नता की स्थिति होती है तो मुख्यतः भिन्नता की स्थिति के कारण से जो वायुदाब है, यह वायुदाब क्या होता है, गतिमान होता है। जब वायु गर्म होगी, वायु का फैलाव होगा, वायु ठंडी होगी, वायु सिकुड़ेगी, यानी वायुदाब की स्थिति जो है, वायुमंडलीय जो दाब है, इस वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत क्या हुई, भिन्नता की स्थिति हुई। और ये जो वायुदाब या वायुमंडलीय जो भिन्नता की स्थिति है, इस वायुमंडलीय दाब में जो भिन्नता उत्पन्न होती है, इस वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण से जो वायु है, वो वायु क्या होती है, गतिमान होती है, वायु चलती है। किस रूप में चलती है? वायु अधिक वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर, अधिक दाब से न्यून वायुदाब की ओर वायु का प्रवाह होता है। यानी अधिक वायुदाब वाले क्षेत्रों से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में वायु क्या होती है, प्रवाहित होती है। यहां तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि वायु का प्रवाह क्यों होता है, हवा क्यों चलती है, वायु प्रवाहित क्यों होती है। फिर से देख लो एक बार कि जब वायु गर्म होगी, गर्म वायु क्या करती है, फैलती है, और ठंडी वायु है, वो ठंडी वायु क्या करती है, सिकुड़ती है। यानी इस फैलाव और सिकुड़न के कारण से वायुमंडलीय दाब में क्या होती है, भिन्नता उत्पन्न होती है। और इस वायुमंडलीय दाब के कारण से जो वायुदाब है, जो वायु है, वो वायु क्या होती है, गतिमान होती है, चलती है। और गतिमान होने की स्थिति क्या रहती है, अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर वायु का क्या होता है, प्रवाह होता है। आ रहा है समझ में? आगे ध्यान दीजिएगा कि जो वायुदाब और जो तापमान होता है, इन दोनों के अंदर हमेशा कैसा संबंध होता है, विपरीत। वायुदाब
और तापमान, वायुदाब और तापमान में हमेशा कैसा अंतर पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध समझ गए होंगे क्या? जहां पर अधिक वायुदाब होगा वहां पर तापमान क्या होगा? कम। और जहां पर निम्न वायुदाब होगा वहां पर तापमान क्या होगा? अधिक। यानी उल्टा होता है, वायुदाब अधिक है तो तापमान कम होगा, तापमान यदि अधिक है तो वायुदाब क्या होगा? कम होगा। यह है वायुदाब और तापमान के अंतर्गत विपरीत संबंध वाली स्थिति। वायुदाब जानते हैं, हमारी पृथ्वी की प्रति सेंटीमीटर इकाई पर पड़ने वाला वायु का भार। वायुदाब किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी की प्रति सेंटीमीटर इकाई पर पड़ने वाला जो वायु का भार है उसे क्या कहा जाता है? वायुदाब कहा जाता है। और हमेशा वायुदाब की मापने की जो इकाई है, वायुदाब जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? मिलीबार, एमबी, मिलीबार के अंतर्गत वायुदाब का मापन होता है। और हमेशा जो समुद्र तल है, इस समुद्र तल पर 1013.2 मिलीबार वायुदाब होता है हमेशा। ठीक प्रकार समझिएगा कि समुद्र तल पर औसत जो वायुदाब होता है वो हमेशा क्या होता है? 1013.2। वायुदाब आप जानते हैं किसे कहते हैं? प्रति सेंटीमीटर इकाई पर हमारी पृथ्वी पर पड़ने वाला वायु का भार वो वायुदाब है, और इसे मापने की इकाई है मिलीबार। और समुद्र तल पर वायुदाब का जो औसत जो मापन होता है वो हमेशा कितना? 1013.2 मिलीबार होता है। वायुदाब मापा जाता है किससे? बैरोमीटर कह सकते हैं, वायुदाब मापी कह सकते हैं, निर्द्रव वायुदाब मापी कह सकते हैं। तो मुख्यतः बैरोमीटर एक शब्द याद कर लीजिए, वायुदाब को जिससे मापा जाता है, मापने की इकाई मिलीबार, और वायुदाब मापने का जो यंत्र है वो क्या है? बैरोमीटर। ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब की स्थिति क्या होती जाती है? कम। मैंने बताया था आपको, जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब का जो लेवल है, जो स्तर है, वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और हमेशा, ये तो हो गई ऊपर की बात, ऊपर की ओर जाएंगे जो वायुदाब है वो क्या होता जाएगा? कम। और वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण, देखो ये जो वितरण होता है वो क्षैतिज, और ये जो वितरण होता है नीचे से ऊपर की ओर ये लंबवत। तो वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण होता है, ये क्षैतिज वितरण हमेशा किसके द्वारा होता है? समदाब रेखाओं के द्वारा। किसके द्वारा होता है? समदाब रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और मुख्यतः हमारे धरातल पर वायुदाब के वितरण पर तापमान और हमारी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसका प्रभाव पड़ता है। समदाब रेखा क्या होती है? समदाब रेखा होती है समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। ये दो होते हैं, तो समताप और एक समदाब। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं, और समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होते हैं वो समताप रेखाएं होती हैं। आ रहा है समझ में? वो देखिए मुख्यतः ये जो वायुदाब जो पेटी होती है, वायुदाब पेटी का मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी पर वायुदाब के जो विभिन्न जो पेटियां विद्यमान होती हैं ये कभी भी स्थायी नहीं होती हैं। यानी हमेशा सब जगह वायुदाब की स्थिति एक समान नहीं होती, बल्कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ साथ उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती जाती है। वायुदाब पेटियों की स्थिति स्थायी होती है क्या? नहीं होती। क्यों? जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में आता है वैसे वैसे वायुदाब की जो पेटियां होती हैं वो क्या होती जाती हैं? खिसकती जाती हैं।
मुख्यतः हमारे धरातल पर क्षैतिज पवने दो प्रकार बताए थे मैंने आपको, एक तो क्षैतिज और एक लंबवत। तो धरातल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली ये पवने क्षैतिज हो गई, और नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर जो पवनों की स्थिति है वो लंबवत हो गई। तो हमारे धरातल पर जो क्षैतिज पवने हैं, ये क्षैतिज पवने किनके द्वारा प्रभावित होती हैं? एक तो दाब प्रवणता के द्वारा, घर्षण के द्वारा और कोरियोलिस बल के द्वारा। देखिए हमेशा देखो वायु चलती क्यों है, हवा का प्रवाह होता क्यों है, उसका सबसे प्रधान कारण क्या होता है? दाब प्रवणता। दाब प्रवणता के कारण से हवा चलती है। अब प्रश्न यहां पर यह है कि ये दाब प्रवणता है क्या? दाब प्रवणता होती क्या है, कहे किसे? देखिए दाब प्रवणता क्या है, मैंने आपको एक बात बताई थी, अभी ध्यान में होगा कि हमेशा वायु का प्रवाह अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। अरे समझे भाई, जैसे मान लीजिएगा किसी स्थान पर वायुदाब है कितना 1092 और दूसरे स्थान पर वायुदाब है कितना 1010 मिलीबार। वायु का प्रवाह क्या होगा? वायु का प्रवाह इधर से इधर होगा, क्योंकि वायु किस प्रकार बहती है? अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। दो स्थानों के मध्य दाब प्रवणता बता रहा हूं, दो स्थानों के मध्य वायुदाब में पाया जाने वाला अंतर दाब प्रवणता किसे कहते हैं? दो स्थानों के मध्य वायुदाब में पाया जाने वाला अंतर, वो अंतर क्या कहलाता है? दाब प्रवणता। यदि दो स्थानों के मध्य वायुदाब में पाया जाने वाला अंतर अधिक होगा तो वायु का प्रवाह तेज होगा, और दो स्थानों के मध्य में यदि वायुदाब में पाया जाने वाला अंतर क्या होगा? कम होगा, तो जो वायु का प्रवाह है वह वायु का प्रवाह क्या होगा? कम होगा। मुख्यतः ये महत्वपूर्ण बातें। इसके अतिरिक्त देखिए मुख्यतः मैंने बताया आपको जो धरातल पर क्षैतिज जो वायुदाब का वितरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु का जो प्रवाह होता है, तो मुख्यतः ये किसके कारण से? तो दाब प्रवणता हो गया। दो स्थानों के मध्य वायुदाब में अंतर की स्थिति, अधिक वायुदाब और न्यून वायुदाब, ऐसी स्थिति होगी तो ही हवा चलेगी ना, क्योंकि वायु का प्रवाह हमेशा अधिक दाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। ये मुख्यतः वायुदाब की स्थिति आ रहा है समझ में। अब अपन देखते हैं वायुदाब पेटी के संदर्भ में, यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वायुदाब पेटी के बारे में अपन जानते हैं, केवल 11वीं के लेवल की बात करूंगा भाई। यदि मालूम है आपको कह दूं भाई वायुदाब पेटियां 4 होती हैं, और कहीं आपको देखने को मिले कि वायुदाब पेटियां कितनी होती हैं 7। आपके 11वीं के सिलेबस में वायुदाब पेटी कितनी दे रखी हैं? 4। बाकी ज्योग्राफी पर बात करें ज्योग्राफी की, तो वायुदाब पेटियां वास्तव में कितनी हैं? 7 ही है। आप जब बीए फर्स्ट ईयर एमए ज्योग्राफी वगैरह इनके अंतर्गत देखोगे तो 7 वायुदाब पेटियों का विवेचन आपको देखने को मिलेगा। आपकी बुक में 11वीं क्लास के अंतर्गत वायुदाब पेटी, कितनी वायुदाब पेटियों की विवेचना की गई है? 4 वायुदाब पेटियों की विवेचना की गई। आ रहा है समझ में? देखिए कौन कौन सी। देखिए एक तो है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। दूसरी है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। तीसरी है
उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और चौथी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। कितने वायुदाब पेटियां होगी? 4। ध्यान नहीं, फिर कह रहा हूं आपके 11वीं की बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, सिलेबस के आधार। देखिए मुख्यतः तो 4 वायुदाब पेटियां हो गई। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, ये 4 पेटियों के नाम आपको ध्यान में होनी चाहिए। और अब देखो इसमें से पेटी नंबर 1 भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, और पेटी नंबर 4 ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इन दोनों पेटियों को कहा जाता है किस नाम से? तापजन्य वायुदाब पेटी। तापजन्य वायुदाब पेटी कौन कौन सी है? एक तो पहली और चौथी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, और दूसरा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। और जो शेष ये 2 बची हुई है उपोष्ण और उपध्रुवीय, इनको कहा जाता है गतिजन्य वायुदाब पेटी। तापजन्य वायुदाब पेटी और गतिजन्य वायुदाब पेटी। तापजन्य वायुदाब पेटी क्या होती है? देखो, वह वायुदाब पेटी जो तापमान से उत्पन्न होती है, तापमान से प्रभावित होती है। और गतिजन्य वह वायुदाब पेटी जो गति से प्रभावित होती है। तापजन्य तापमान से उत्पन्न होने वाली। भाई देखो, मैंने एक बात बताई थी आपको, यहां देखो ये बात, वायुदाब और तापमान में कैसा संबंध होता है? विपरीत। भूमध्य रेखा पर तापमान कैसा होता है? अधिक होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। अब तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कैसा होना चाहिए? भाई तापमान और वायुदाब में कैसा संबंध है? विपरीत। अब भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक है तो वायुदाब कैसा होना चाहिए? निम्न होना चाहिए ना। देखो पहली पेटी कौन सी है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। बताओ तापमान से प्रभावित हुई या नहीं हुई? ऐसी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवों पर 90 डिग्री के आसपास सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछेपन की स्थिति में पाई जाती हैं। तापमान वहां का बिल्कुल कम रहता है, 0 डिग्री -0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है ध्रुवों का। अब तापमान कम है तो वायुदाब कैसा होना चाहिए? क्योंकि दोनों का कैसा संबंध होता है? विपरीत। तो ध्रुवों पर तापमान बिल्कुल न्यून है, बहुत कम है, तो वायुदाब कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए ना। तो चौथी पेटी का नाम देखो क्या है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। बताओ दोनों तापमान से प्रभावित हुई या नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? तो तापजन्य का मतलब होता है तापमान से प्रभावित होने वाली, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब ये और भूमध्य रेखीय ये दोनों पेटियां वो किससे प्रभावित हैं? तापमान से प्रभावित हैं। फिर ये 2 पेटियां जो बची, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये जो दोनों पेटियां हैं ये कैसी पेटियां हैं? ये दोनों पेटियां मुख्यतः गतिजन्य वायुदाब पेटी है। गतिजन्य वायुदाब पेटी से अभिप्राय कि इन जो पेटियां हैं इनमें हमेशा, जैसे उपोष्ण वायुदाब पेटी है तो पूरे वर्ष भर यहाँ पर जो तापमान है वो कैसा बना रहता है? उच्च बना रहता है। ठीक है, मुख्यतः ग्लोब का अधिकतम तापमान ये जो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है ये पेटी, तो इन्हीं के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो इसमें प्रभाव किसका होता है? प्रभाव हमारी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है। देखिए उपोष्ण वायुदाब तापमान से प्रभावित नहीं, किससे प्रभावित है? कि हमारी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, इस घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों में भूमध्य रेखीय क्षेत्र से और उपध्रुवीय जो क्षेत्र है उन उपध्रुवीय क्षेत्रों से ऊपर उठी हुई जो वायु है, अपन ये कह सकते हैं ऊपर उठी हुई जो
हवाएं हैं उनका क्या हो जाता है, अवतरण हो जाता है, वे हवाएं नीचे बैठ जाती हैं। इस कारण से यहां पर हमेशा उच्च वायुदाब की स्थिति बनी रहती है, यानी यहां पर इनका कोई प्रभाव नहीं हुआ तापमान का। इनको विस्तार से अपन देखते हैं, आगे ध्यान दीजिए। देखिए भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तर, और ये पेटी पाई जाती है कहां पर, दक्षिण में। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, आ रहा है समझ में, यानी 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण में जिस वायुदाब पेटी का विस्तार है या जो वायुदाब पेटी स्थित है वो कौन सी है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी विद्यमान है। आ रहा है समझ में। अब इससे ऊपर की ओर चलती है कौन सी, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, आ रहा है समझ में, और इधर चलती है वही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो ये पूरे विश्व में विस्तार अपने देख रहे हैं। फिर इसके बाद देखो ये हो गया इनका विस्तार 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर, और 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री साउथ यानी दक्षिण। यहां पर कौन सी पेटी विद्यमान है, फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और नीचे भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। आ रहा है समझ में, ठीक है। फिर आगे की ओर अपन चलते हैं, 60 डिग्री तक हवाएं पाई जाती हैं कौन सी, वही उत्तरी पछुआ कोने, और इधर भी 60 डिग्री तक कौन सी कोने, दक्षिणी पछुआ कोने। आ रहा है समझ में। फिर 60 डिग्री से 65 डिग्री तक किसका विस्तार हो गया, वही उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, और इधर 60 से लेकर के 65 के बीच में कौन सा हो गया, दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ठीक है। फिर 65 डिग्री से लेकर के ये कौन से हवाएं, उत्तरी ध्रुवीय हवा, और इधर दक्षिणी ध्रुवीय पवन, और ध्रुवों पर जो पाई जाती है वो कौन सी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, और इधर भी ध्रुवों पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब। ये पूरे विश्व के अंतर्गत वायुदाब पेटियों का विस्तार हो गया। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण ध्रुवीय, सॉरी भूमध्य रेखीय, 5 से 30 व्यापारिक पवनें, फिर 30 से 35 उपोष्ण उच्च वायुदाब, 60 डिग्री तक पछुआ पवनें, 65 डिग्री तक उपध्रुवीय निम्न, दोनों तरफ चल रहा है ये, फिर उपध्रुवीय और 90 डिग्री ध्रुवीय। आ रहा है समझ में। अब जैसे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, इनकी दिशा कौन सी हो गई, इन व्यापारिक पवनों की दिशा हो गई इस प्रकार से, ये चलती है, और ये किस प्रकार से चलेंगी, ये चलेंगी इस प्रकार से। ये पवनों की क्या हो गई, दिशा, क्योंकि अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। पछुआ पवनों की बात करें तो उत्तरी पछुआ पवनें किस रूप में चलती हैं, इस रूप में चलती हैं, और दक्षिणी जो पछुआ पवनें हैं वो दक्षिणी पछुआ पवनें किस रूप में चलती हैं, वो इस रूप में चलती हैं। आ रहा है समझ में। उत्तरी ध्रुवीय हवाएं इस रूप में, और दक्षिणी ये लो, ये आपके वायुदाब पेटी का विस्तार। अब देखो मुख्यतः इनके बारे में और समझ लें अपन। पहली पेटी मैंने बताया आपको भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में। यह पेटी जी भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित होती है। पहली बात, यहां भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर लंबवत होती हैं, दिन रात की लंबाई बराबर होती है, पूरे वर्ष भर तापमान उच्च होता है, और यहाँ पर वायुदाब बिल्कुल कम पाया जाता है। इसलिए शांत वातावरण यहाँ का पाया जाता है।
इसलिए भूमध्य रेखीय जो निम्न वायुदाब की पेटी है इसे अपन ज्योग्राफी में और क्या कहते हैं, डोलड्रम पेटी। डोलड्रम का मतलब होता है शांत वातावरण। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं फिर ये जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है इसके बारे में मैंने बताया आपको। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी विस्तार कहां पर है, 30 से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य। वर्ष के कुछ महीने छोड़ करके संपूर्ण वर्ष यहाँ पर तापमान उच्च बना रहता है, मुख्यतः उच्च वायुदाब की स्थिति। और यहाँ पर जो ये उच्च वायुदाब की स्थिति है इसका प्रधान कारण जो पाया जाता है वो क्या है, वो है घूर्णन गति के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र व उपध्रुवीय क्षेत्रों में विद्यमान वायु का क्या हो जाना, अवतरण हो जाना। फिर 60 से 65 पर चले कौन सी पेटी आ गई, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो 60 से 65 के बीच में दोनों गोलार्धों में हो गया। यहाँ पर उपध्रुवीय है, वहां पर तापमान निम्न है, फिर भी वायुदाब की स्थिति क्या है, निम्न। प्रधान कारण क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ पर जो हवाएं हैं वे ऊपर उठ करके क्या हो जाती हैं, अपसरित हो जाती है, बिखर जाती है, जिसके कारण से ये कैसा क्षेत्र बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और अंतिम आती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी क्या आपको पता है, मुख्यतः वर्ष भर तापमान बहुत कम और तापमान का प्रभाव है, इस कारण से यहाँ पर वायुदाब की स्थिति क्या पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक छोटी सी बात तो पवनों के विषय में, मुख्यतः पवने पछवा पवन महत्वपूर्ण है। एक बात सुन लीजिएगा, ठीक प्रकार जीके का भी प्रश्न है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, देखिए पछवा पवन कहां पर है, 35 के बाद से लेकर के 60 तक। 40 डिग्री पर जो पछवा पवन चलती है उत्तरी अक्षांशों में उसे कहा जाता है गरजता चालीसा। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर चलने वाली पछवा पवनों को क्या कहते हैं, गरजता चालीसा। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर चलने वाली पछवा पवनों को कहा जाता है प्रचंड 85। क्या कहा जाता है, प्रचंड 85। और 60 डिग्री पर उत्तरी अक्षांशों पर चलने वाली जो पछवा पवन है उनको कहा जाता है चीकता 60। 40 डिग्री पर चलने वाली पछवा पवन क्या कहलाएगी, गरजता चालीसा। 50 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश पर चलने वाली पछवा पवन प्रचंड 85। और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर चलने वाली जो पवन है वो पवन क्या कहलाएगी, चीकता 60। ये महत्वपूर्ण 3 पछवा पवनों का अक्षांशीय विस्तार है जो महत्वपूर्ण है। तो आज का बिंदु था अपना वायुदाब पेटियों के बारे में। उम्मीद है आपको ठीक प्रकार समझ में आया होगा। 4 वायुदाब पेटियां आपके सिलेबस के अंतर्गत दे रखी है। बाकी अपन ज्योग्राफी के यदि अपन बात करते हैं तो मुख्यतः ज्योग्राफी में 7 पेटियां वायुदाब की पेटियां विस्तृत हैं, जिनका अध्ययन आप आगे देखोगे। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, कोई बात समझ में नहीं आई तो बताइएगा। जहां भी या जिस बिंदु में भी किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो मैं बार बार कहता हूं कि जो डाउट का ऑप्शन है उसमें आप लिख करके भेजें कि मेरे ये बिंदु समझ में नहीं आया या इसमें कोई दिक्कत है। निश्चित रूप से आपको उस टॉपिक का पुनः अध्ययन करवाया जाएगा। जो बिंदु आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पूरा प्रयास किया जाएगा आपको ठीक प्रकार से समझाएं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताइएगा। आज इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।